Students, today we will discuss on the topic name क्लेथरेट कंपाउंड्स, जो कि बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की बार बार डिमांड आ रही थी। उनका कोई वीडियो नहीं आ रहा है केमिस्ट्री का, तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के लिए, केमिस्ट्री के प्रथम पेपर के लिए मैं कुछ इंडिकेट कर रहा हूँ। वह टॉपिक है क्लेथरेट कंपाउंड, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट मौजूद है। आपका जो पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम पेपर, वो 33 मार्क्स का होगा और 33 मार्क्स को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। 5 यूनिट्स में से आपको हर यूनिट में से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको एक एक क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हुए अपना काम करना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कंटेंट में क्या होगा। आपके एक यूनिट है आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के साथ साथ हम पढ़ेंगे अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, जिसके अंदर हम मेटेलिक बॉन्ड भी यहाँ पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड और मेटेलिक बॉन्ड, ये दोनों के दोनों यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर है। ये दोनों के दोनों यूनिट नंबर फर्स्ट का कंटेंट है। यूनिट नंबर सेकंड का कंटेंट अगर हम देखें तो यूनिट नंबर सेकंड में आपके आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, एंड देन इसी के अंदर आते हैं आपके VSEPR थ्योरी, ये कंटेंट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हमने देख रखा है कि आणविक कक्षक सिद्धांत जो दिया गया था, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षक जब अतिव्यापित होकर के करते हैं तो समान ऊर्जा समान, तो वहाँ उतने ही आणविक कक्षकों का निर्माण किया जाता है। परमाणु कक्षक जितने भाग लेंगे उतने ही नए अणु कक्षक निर्मित होते हैं, और परमाणु कक्षकों के संयोजन से आणविक कक्षकों का चूंकि निर्माण हो रहा है, ये भी डिफरेंट प्रकार के होंगे। कुछ तो कैसे होंगे, उनमें से आधे तो होंगे बंधी अणु कक्षक, आधे होंगे विपरीत बंधी अणु कक्षक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एमओटी थ्योरी हम देखेंगे। एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऊर्जा स्तर आरेख देखेंगे प्रत्येक मॉलिक्यूल्स के, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और इसके अलावा कुछ विषम परमाणु हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का भी हम आणविक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर उनका ऊर्जा आरेख देखेंगे, जिसमें हम CO का, NO का और CO2 के आरेख पढ़ेंगे। VSEPR थ्योरी के अनुसार बहुत सारे विभिन्न जो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, H2O, NH3, CH4 इत्यादि जितने भी मॉलिक्यूल्स है, PCl5 हो, PF5 हो, SF6 हो, XCF2 हो या XCF4 हो, इन सभी के अंदर हम VSEPR थ्योरी के अनुसार उनकी संरचना और बॉन्डिंग के बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। ये यूनिट नंबर आपके सेकंड में इंडिकेट किया गया। यूनिट नंबर जो थर्ड होगा, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स पर आधारित होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर वर्ग नंबर फर्स्ट और वर्ग नंबर सेकंड, आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। वर्ग नंबर फर्स्ट में हम जानते हैं एल्कली मेटल्स आती है और वर्ग नंबर सेकंड में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हो गया ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपके आती हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे उनके बारे में यहाँ जनरल वेज पढ़ेंगे कि इनके अंदर इनकी अक्यूरेंस कहाँ होती है, फॉर्मेशंस मेथड क्या है, इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी पेरियोडिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो पेरियोडिसिटी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक तत्वों की आवर्तिता के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे जिनके बारे में भी यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरल वे में हम बोरोन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स वगैरह देखेंगे। फिर हम बात करते हैं, ये जनरल वे में हम कहें, शॉर्ट में कहें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 3 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट सेकंड में एमओटी और VSEPR थ्योरी, यूनिट फर्स्ट में आयनिक सॉलिड और मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड भी हम पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। आयनिक सॉलिड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं। आयनिक सॉलिड्स में हम पढ़ेंगे त्रिज्य अनुपात, त्रिज्य अनुपात और त्रिज्य अनुपात की सीमाएं। ठीक है, रेडियस रेशियो, त्रिज्य अनुपात, और इसके अलावा लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो। बोर्न हेबर साइकिल भी आपके आयनिक सॉलिड में आ जाता है। इसके अलावा जालक ऊर्जा के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा और हम पढ़ेंगे विलेयता के बारे में, आयनिक यौगिकों की विलेयता और आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक तत्व हम यहाँ पढ़ेंगे।
जालक ऊर्जा और जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करेंगे। फायान फजान रूल यहाँ पढ़ेंगे, ध्रुवंता पढ़ेंगे, ध्रुवंता को प्रभावित करने वाले कारक भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा डाइपोल मोमेंट्स वगैरह भी हम पढ़ेंगे। यहीं पे दोष भी हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स के अंदर कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ठोसों में कौन कौन से दोष होंगे, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कुछ क्रिस्टलीय और देन एक्रिस्टलीय एरर्स। तो क्रिस्टलीय एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, शॉर्ट की, फ्रैंकल वगैरह बहुत सारे दोष। एन टाइप, अब अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स भी हम पढ़ेंगे, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स भी यहाँ पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ना है हमें, तो यूनिट नंबर 5 में आपके आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबल गैसेज, उत्कृष्ट गैस। जो कि पहले कहा जाता था ये अक्रिय गैसें होती हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में इनका सही नाम होगा नोबल गैसेज कहना, इनको ज़्यादा उचित रहेगा। क्योंकि अक्रिय जो गैसें होती है इसका मतलब वो किसी दूसरे यौगिकों से क्रिया नहीं करती हैं और क्रिया करके यौगिक का निर्माण नहीं करेंगी। लेकिन हीलियम नियॉन को छोड़ दीजिएगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं की पिंजरेनुमा संरचना में फंस जाते हैं। उनके मध्य अंतराकाश में उपस्थित होकर के विभिन्न ठोस आणविक योगोत्पाद निर्मित करते हैं, यानी ये क्लेथरेट कंपाउंड निर्मित करते हैं। इसलिए नोबल गैसेज के बारे में इन्हें उत्कृष्ट गैस कहना ज़्यादा उचित होगा बजाय अक्रिय गैस कहने के। तो शून्य समूह के जो तत्व होते हैं जनरल वे में, जिन्हें पहले अक्रिय गैसें कहा जाता था, उनमें नोबल गैस परिवार, उत्कृष्ट गैस परिवार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हीलियम नियॉन को छोड़ दीजिएगा, चूँकि उनके जो आणविक संरचना होगी वो चूँकि वो बहुत छोटे आकार के होते हैं और बहुत छोटे आकार के होने के कारण वो मध्यवर्ती अंतराकाशों से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उनके द्वारा क्लेथरेट कंपाउंड्स का निर्माण नहीं किया जाता। बाकी हीलियम नियॉन को छोड़कर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इन समस्त नोबल गैसेज के द्वारा क्लेथरेट कंपाउंड का निर्माण कर लिया जाता है। इसके अलावा वीक इंट्रैक्शन फोर्सेज, वीक इंट्रैक्शन फोर्सेज में आपके आ जाता है इसमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड और वन डर वाल फोर्सेज वगैरह आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ कंटेंट मैटर बताया है जनरल वे में, पूरा डिस्क्राइब नहीं किया आपको सिलेबस, लेकिन सिलेबस में ये यूनिटें जनरल मेजर फोकस आपको बता दिया है कि आयनिक सॉलिड और मेटेलिक बॉन्ड यूनिट फर्स्ट है, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एमओटी और वीएसईपीआर थ्योरी ये आपकी यूनिट नंबर 2, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट नंबर 3, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन आपको एक ही करना है, लेकिन यह भी आपको बता रहा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट्स यूनिट नंबर 4, 2 क्वेश्चंस, लेकिन करना एक ही है। और नोबल गैसेज और वीक इंट्रैक्शन फोर्सेज, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। यूनिट नंबर 5 से करना आपको केवल एक ही क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं हम। टुडे वी विल डिस्कस टॉपिक क्लेथरेट कंपाउंड। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लेथरेट कंपाउंड। क्लेथरेट कंपाउंड क्या है, एक जनरल टॉपिक उठाया मैंने। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमने बताया कि जो यूनिट नंबर 3 थी, वहाँ भी क्लेथरेट कंपाउंड्स के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा नोबल गैसेज के अंदर भी क्लेथरेट कंपाउंड, यानी क्लेथरेट कंपाउंड 2 यूनिट में समावेशित हो रहा है। तो इस टॉपिक को मैंने चूज किया कि जहाँ 2 यूनिट्स को अगर ये फॉलो कर रहा है, दोनों यूनिट में इसका अनुसरण अनुरूपण होगा, तो ऐसे एक टॉपिक को हम बताएं आपके सामने। क्लेथरेट कंपाउंड बहुत ईजी है। होता क्या ये क्लेथरेट कंपाउंड, एक्चुअली में जो क्लेथरेट जो होते हैं कंपाउंड, जिनको पंजर यौगिक भी कहा जाता है। क्लेथरेट कंपाउंड को क्या कहा जाता है, पंजर यौगिक। और क्लेथरेट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो क्लेथरेट से हुई है, और क्लेथरेट्स का मीन्स होता है पिंजरा, ठीक है। कैक्स या पिंजरा, या इसको क्लेथरेट्स लिया गया, क्लेथरेट्स को केत से, तो यहाँ बना एक पिंजरा या पंजर। तो ऐसे यौगिकों को पंजर यौगिक कहा गया। एक्चुअली में होते क्या है, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों की पिंजरेनुमा संरचना में उत्कृष्ट गैसों के अणु धसे रहते हैं या फंसे रहते हैं, क्या कहलाते हैं, पंजर यौगिक कहलाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके सामने, क्लेथरेट्स यौगिक क्या है, ऐसे यौगिक या वे यौगिक जिनमें कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं की पिंजरेनुमा संरचना में या उनके मध्य के अंतराकाश में कुछ उत्कृष्ट गैसों के अणु फंसे या धसे रहते हैं, क्लेथरेट्स कंपाउंड या पंजर यौगिक कहलाते हैं। क्योंकि ये जो क्लेथरेट्स यौगिक या पंजर यौगिक होते हैं, इनमें कार्बनिक व अकार्बनिक अणु की पिंजरानुमा संरचना जिनके द्वारा निर्मित की जाती है, उन्हें कहा जाता है मेजबान अणु, उन्हें कहा जाता है होस्ट। विद एग्जाम्पल हम समझेंगे।
ये देखिएगा, ये क्लेथरेट्स कंपाउंड है, ये आपने पढ़ रखा होगा, 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल कॉल्ड एज। अब आपको पता होगा ये कौन सी स्ट्रक्चर्स होगी। अगर मैं मेटा लेता तो स्ट्रक्चर्स अलग होती, या अलग लेता तो भी होती। तो ये क्लेथरेट्स कंपाउंड है। जनरल वे में इसे क्या कह देते हैं, क्योंकि 1,2-डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या हम कह सकते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल। चूँकि ये क्विनोलिक कंपाउंड है, क्विनोल्स हैं, और क्विनोल के अंदर मान लीजिए कोई उत्कृष्ट गैस का अणु इसकी पिंजरेनुमा संरचना में आकर फंस जाए तो इसके द्वारा ठोस आणविक यौगिकोत्पाद निर्मित किए जाते हैं, तो कहलाएंगे क्या, क्लेथरेट कंपाउंड या पंजर यौगिक। पहले मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, क्लेथरेट कंपाउंड क्या है, पंजर यौगिक क्या है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं की पिंजरेनुमा संरचना या उनके मध्य के अंतराकाश में उत्कृष्ट गैसों के अणु धसे रहते हैं या फंसे रहते हैं, पंजर यौगिक या क्लेथरेट कंपाउंड कहलाते हैं। सामान्यतया पिंजरानुमा संरचना कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं द्वारा बनाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें होस्ट कहा जाता है। यहाँ जो क्विनोल होगा, इस क्विनोल को क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर्स होगी क्विनोल की, ये क्विनोलिक स्ट्रक्चर कहलाती है आपके क्या, होस्ट, मेजबान। ये मेजबान होते हैं। पंजर यौगिकों में कार्बनिक व अकार्बनिक जो अणु हैं जो पिंजरेनुमा संरचना का निर्धारण करते हैं, वे होस्ट या मेजबान कहलाते हैं, जबकि इनके मध्य के अंतराकाश या गुहिका में आने वाले जो उत्कृष्ट गैसों के अणु हैं वे क्या कहलाएंगे, वे कहलाते हैं गेस्ट। जैसे आर्गन, आर्गन का अगर मान लीजिए एक अणु आकर के पिंजरानुमा संरचना में धंस जाता है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गेस्ट, मेहमान। यानी पंजर यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक अणु होस्ट का काम करेंगे, जबकि उत्कृष्ट गैसों के अणु मेहमान, गेस्ट का काम करेंगे। तो यहाँ मेजबान मेहमान की क्या करते हैं, अवगत करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। इसलिए कहा गया कि इनके बीच में कुछ एक ऐसा फोर्स होगा जिसके द्वारा ये परस्पर बंधित होंगे, और सामान्यतः ये दोनों एक दूसरे से, इनके बीच कोई वास्तविक बंधन नहीं पाया जाता है। इनके बीच केवल वीक अट्रैक्शन फोर्स यानी वंडरवाल जैसे कुछ दुर्बल आकर्षण बलों के द्वारा, बलों के द्वारा ही परस्पर बंधित रहते हैं। यानी मेहमान और मेजबान जो दोनों होंगे, होस्ट मॉलिक्यूल एंड देन गेस्ट मॉलिक्यूल, ये आपस में परस्पर वीक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे रहते हैं। इनके बीच परस्पर कोई स्थायी बंध नहीं पाया जाता है। इसलिए कहा गया कि जब इनके बीच स्थायी बंधन नहीं होगा तो आसानी से जब ऐसे यौगिकों को किसी उपयुक्त विलायक में घोला जाता है या गर्म किया जाता है तो शीघ्रता से ये गेस्ट मेहमान जो मॉलिक्यूल होंगे, गेस्ट मॉलिक्यूल जो उत्कृष्ट गैसों के अणु हैं, ये इस पिंजरेनुमा संरचना से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इनके बीच वास्तविक रूप से कोई बंधन नहीं पाया जाता। बेंजीन, फिनॉल, क्विनोल इत्यादि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो उत्कृष्ट गैसों के साथ उच्च दाब पर ठोस आणविक यौगिकोत्पाद निर्मित करते हैं, जिन्हें कहा जाता है पंजर यौगिक। ऐसे बनने वाले ठोस आणविक उत्पादों को हम पंजर यौगिक या क्लेथरेट्स कंपाउंड्स कहते हैं। इन यौगिकों की एक विशेषता और होती है कि इन यौगिकों में मेजबान की मेहमान के साथ वास्तविक रूप से कोई क्रिया नहीं होती, इनके बीच कोई बंधन नहीं होता, अपितु ये दुर्बल आकर्षण बलों द्वारा परस्पर एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं। ठीक है, केवल वे ही उत्कृष्ट गैसों के अणु इन पिंजरेनुमा संरचनाओं में आ सकते हैं जिनका डायामीटर, जिनका व्यास अधिक होगा। हीलियम और नियॉन आकार में छोटे आकार के उत्कृष्ट गैस हैं, तो हीलियम और नियॉन का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण ये कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं की पिंजरेनुमा संरचना में या इनके अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु शीघ्रता से बाहर भी निकल जाते हैं, इन गुहिकाओं से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उनके द्वारा ठोस आणविक यौगिकोत्पाद यानी पंजर यौगिकों का निर्माण नहीं किया जाता। जबकि आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन का डायामीटर व्यास इतना होता है कि इन पंजरनुमा गुहिकाओं में या इनकी पिंजरेनुमा संरचनाओं में आसानी से धंस जाते हैं, फंस जाते हैं,
और बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जब इनको किसी उपयुक्त विलायक में घोला जाएगा या गर्म किया जाएगा तो इन गुहिकाओं के स्थान को छोड़कर ये भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया कि ये कम ताप पर स्थायी होते हैं, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ताप से निर्भर करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ताप पर निर्भर करते हैं, कम ताप पर ही ये स्थायी होते हैं। जबकि ताप बढ़ा दिया जाए तो ये अपनी पिंजरेनुमा गुहिकाओं को छोड़ करके मेजबान के अट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं और उस समय इनका अस्तित्व विखंडित हो जाता है। तो ये था क्लेथरेट्स कंपाउंड। और क्लेथरेट्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स आपके सामने मैंने बताया। ये क्विनोल का क्लेथरेट्स है। जनरल वे में जो भी बनते हैं उनके हम फार्मूले दे रहे हैं, C6H6O2। जनरल वे में हमने एक स्ट्रक्चर्स बनाए C6H6O2। अब चूंकि कितने थे, इसके मोल्स कितने लिए हमने 3, तो C6H6 एंड देन O2 का होल थ्राइस। Ar तीनों से ही तो जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, Ar, बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ये हमने जो लिया है ये इसका जनरल फार्मूला है कि ये एक प्रकार का पंजर यौगिक है। सभी प्रकार के अक्रिय गैसें उत्कृष्ट गैसें हो सकती हैं। यहाँ आर्गन का लिया, क्रिप्टॉन का लेना हो तो क्या होगा, KrC6H6O2 का होल थ्राइस। अगर जिनॉन का लोगे तो क्या कहलाएगा, जिनॉन C6H6O2 का होल थ्राइस। ठीक है, तो ये क्विनोल की उत्कृष्ट गैसों के साथ बनाए गए ठोस आणविक कंपाउंड क्लेथरेट कंपाउंड है। अगर मान लीजिए H2O के द्वारा फंसे रहे तो वहाँ बन सकता है ErH2O का होल 3, KrH2O का होल 3 एंड देन जिनॉन H2O का होल 3। हम ये भी कह सकते हैं कि इन कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशंस कर लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 3 थोड़ी लेने पड़ेंगे, जस्ट डबल बनाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ कहेंगे ArH2O6, KrH2O6 एंड देन जिनॉन H2O6। ये भी ठोस आणविक यौग उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये भी पंजर यौगिक है। तो ये थे पंजर यौगिक। फिर रिपीट कर देता हूँ, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं की पिंजरेनुमा संरचना या किसी आणविक संरचना या उनके मध्य के अंतराकाश में कुछ छोटे आकार के उत्कृष्ट गैसों के अणु आकर के धंस जाते हैं या फंसे रह जाते हैं, तो बनने वाले ठोस आणविक यौगोत्पाद ही पंजर यौगिक कहलाते हैं। पंजर यौगिकों में कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों को मेजबान कहा जाता है, जबकि उत्कृष्ट गैसों के अणुओं को मेहमान कहा जाता है। और कार्बनिक यौगिक बेंजीन हो, चाहे फिनोल हो, चाहे क्विनोल हो, वो उत्कृष्ट गैसों के साथ उच्च दाब पर अभिकृत होकर के पंजर यौगिकों का निर्माण करते हैं। पंजर यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो और भौतिक गुणों के बारे में हम बता दिया कि ये कम ताप पर स्थायी होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इनकी पिंजरेनुमा संरचना टूट जाती है।